Very good morning, students. Now we are here with another topic of history, chapter first. Chapter first, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में नेशनलिज्म किस तरीके से राइज हुआ, ये जो मेकिंग प्रोसेस है, नेशनलिज्म आप सबको पता है क्या होता है, मेकिंग प्रोसेस है उसका, वो किस तरीके से हुआ और किस तरीके से यूरोप में जो आज हम बहुत बड़े बड़े देश देखते हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, उनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग की वजह से उनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। स्टूडेंट, आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने साथ रखेंगे क्योंकि रीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो टॉपिक है हमारा वो आपको एकदम लगेगा कि हम रेवोल्यूशनरीज पढ़ रहे थे, जो कंजर्वेटिज़म है वो पढ़ रहे थे, लिबरल जो नेशनलिस्ट थे वो स्टडी कर रहे थे, और हमने जो स्टडी करना था वो हमने देखना था कि जो जिप्सी मैजिनी का रोल है इटली में, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, मतलब जो आज प्रेजेंट में हम इटली देखते हैं वो कैसे बना, उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है वो कैसे बना, तो वो हमने स्टडी करना था आगे। लेकिन ये बीच में एक टॉपिक आ गया, आपका टॉपिक थोड़ा अलग सा लगता है कि बीच में ऐसे कैसे आ गया, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, लेकिन टॉपिक कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसीलिए इसको समझना भी ज़रूरी है। जब आपने चैप्टर नंबर 3 स्टडी किया था, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें आपने एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमने एक टॉपिक स्टडी किया था कि जो जब हमारे यहाँ पर जब नेशनलिज्म की फीलिंग जो राइज हुई थी लोगों के अंदर, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स होती हैं, जो भावनाएं होती हैं अपने देश से प्यार करने की, जब वो लोगों के अंदर राइज हुई थी, तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम बहुत सारी चीज़ों ने अपना रोल प्ले किया था। जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होता है, देखो उस पर रोल प्ले होना बहुत होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं या जो इमेजेस होती हैं, जो देशभक्ति से भरी हुई जो इमेजेस होती हैं, उन सभी चीज़ों ने, जो हमारा फ्लैग है जिसके लिए हम एक अलग फीलिंग होती है लोगों की, तो वो सारी चीज़ें भी अपना रोल प्ले करती हैं। तो वही ये टॉपिक है कि यूरोप में भी ये सभी चीज़ें थी जिन्होंने अपना रोल प्ले किया। इसी को हम कहते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। की जो इमेजिनेशन होती हैं, यानी जो लोगों की फीलिंग होती हैं, जो इंटरनल फीलिंग होती हैं, वो किस तरीके से अराइज हुई अपने देश के प्रति और उनका क्या रोल रहा। देखो, एक तो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जैसे कि साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं हमारे पास। एक इंसान के इमोशन होते हैं, तो वो जो इमोशन होते हैं वो किस तरीके से अपने देश के साथ जुड़ते हैं, और हमारे अंदर एक कलेक्टिव जो बिलोंगिंग की फीलिंग होती है वो होती है, वो किस तरीके से डेवलप होती है, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। यूरोप के कंटेक्स्ट में हम इसको स्टडी करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें है, आपने अपनी बुक में से बहुत अच्छे से रीड करना है ये। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। मतलब जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो नेशनलिज्म है उसका जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन या युद्ध से ही नहीं होता, कि आप युद्ध कर रहे हो, आप टेरिटरीज जीतते जा रहे हो, आप अपना जो राज्य का एरिया है वो बढ़ाते जा रहे हो, तो इसी से एक नेशनलिज्म का डेवलपमेंट नहीं होता। अब जैसे आप सोचो, हमने अगर सपोज़ करो कोई ज़बरदस्ती किसी एरिया को अपने में मिला लेता है, लेकिन इंटरनली जो लोगों की फीलिंग होती है वो उससे नहीं जुड़ी हुई होती, तो वो लोग इंटरनली उससे बिलोंग नहीं करते, तो नेशनलिज्म की फीलिंग वहाँ पे डेवलप नहीं होती। तो इसके लिए किस चीज़ का ज़रूरी है, जो रोमांटिक इमेजिनेशन का होना। मतलब जो रोमांटिक इमेजिनेशन होती है कि आप अपने देश से जो प्यार करते हो, उसकी जो चीज़ें हैं आप अपने उनके लिए एक फीलिंग रखते हो, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसमें कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं जो अपना रोल प्ले करती हैं। देखो, कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। यानी कि जो हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा रहन सहन, कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब एक देश बनता है। जैसे कि अगर हम अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में ही देखते हैं, तो हमारा जो कल्चर है वो हमें दूसरे देशों से अलग रखता है, एक अलग पहचान है हमारी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई होती हैं, आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरीज़ हैं, म्यूज़िक है। जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कितने सारे जो स्लोगन्स थे या जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स थे, उन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया लोगों के अंदर। जो नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स होती हैं उनको फैलाने का कितना बड़ा रोल किया था उस टाइम पे।
तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप देती हैं, यानी कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं। ये सारी चीज़ें भी मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं जब एक देश को बनाना होता है, तो इसीलिए ये टॉपिक बीच में आया है। अब उसके बाद है लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म एक मतलब एक ये भी एक इमेजिनेशन ही है, एक तरह से एक कल्पना है जिसमें कि हम अपने देश को इमेजिन करते हैं, अपने देश से जो प्यार करते हैं उसको हम इमेजिन करते हैं। अ कल्चर मूवमेंट विच सो टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। मतलब ये एक कल्चर मूवमेंट होता है, एक तरह से ये भी एक आंदोलन होता है, लेकिन ये कल्चरल मूवमेंट होता है जिससे कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं उन वो डेवलप होती हैं, लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावनाएं जो हैं वो बढ़ती हैं। ये एक तरह का सांस्कृतिक मूवमेंट होता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स एंड साइंस। ध्यान रखना, जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो पोएट होता है, एक पोएट जो होता है वो नॉर्मली क्या करता है, वो जो रीजन्स होते हैं मतलब जो कारण होते हैं, जैसे साइंस होती है, फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि वो इंटरनल जो फीलिंग होती हैं कहीं ना कहीं जो मिस्टिकल फीलिंग जिनको कहते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी इमेजिनेशन अलग होती है। अब जैसे जो हम जैसे कहते हैं कि हम जो भारत माता की जो इमेज है, हमारे माइंड में जो भारत माता की इमेज है, साइंटिफिक वे में देखें तो एक फैक्चुअल चीज़ है, इसको मतलब एक जस्ट एक ड्राइंग लगा सकते हैं वो लोग इसको की। लेकिन अगर एक पोएट की नज़र से इसको देखते हैं, हम उस वे में इसको देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि जैसे उसको एक माँ के रूप में प्रेजेंट किया है, कि आप जैसे आप अपनी माँ के लिए जो फीलिंग रखते हैं, तो आप अपनी जो इमेज है भारत माता की, आप उसके लिए वो फीलिंग रखते हैं कि उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए आप तैयार हैं। तो जो मिस्टिकल फीलिंग्स होती हैं ये इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय कि साइंस और रीज़न, यानी कि बजाय कि फैक्चुअल चीज़ों के। तो ये इनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। नेक्स्ट देखो, अदर रोमांटिक वर थ्रो। जो अदर चीज़ें होती हैं इसमें वो कौन कौन सी होती हैं, फोक सॉन्ग होते हैं, जैसे कि आपके जो लोक संगीत होता है, फोक पोएट्री होती है, एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, जिसमें कि आपकी जो आपके लिए जो देश की प्यार की जो एक भावना होती है वो दिखाई देती है। उन सभी चीज़ों में आप अपने पर्टिकुलर एरिया से कितना प्यार करते हो, ये सारी चीज़ें भी अपना रोल प्ले करती हैं। नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेजेस। देखो म्यूज़िक और लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। म्यूज़िक और लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए लैंग्वेज तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है नेशनल फीलिंग को बिल्डअप करने में, जहाँ पर अगर एक ही भाषा के लोग सपोज करो रहते हैं, एक मतलब एक कॉमन आइडेंटिटी हो जाती है उनकी, तो एक कॉमन पहचान जो है लोगों की हो जाती है, तो ऑब्वियस है कि ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। म्यूज़िक भी जैसे कि अगर हम अपना ही लगाएं, वंदे मातरम है, जनगण मन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग को बिल्डअप करती हैं। तो इसी तरीके से यूरोप में जितने भी देश बने, जितना उनका यूनिफिकेशन हुआ, तो इन सभी चीज़ों ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसमें एक एग्जाम्पल इसमें आपका दिया हुआ है, पोलैंड का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसमें कि करोल करपिंस्की एक वहाँ पर एक पोएट थे, ये बहुत बड़े इनका रोल रहा है। सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूज़िक। इन्होंने मतलब एक तरह का इनका ये डांस फॉर्म होती थी, म्यूज़िक होता था, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब देखिए इन्होंने काफ़ी जो डांस फॉर्म होती थी उनके नेम दिए हुए हैं इसमें, पोलोनेज एंड मुजुर्का। ये ध्यान रखना है आपने, पोलोनेज एंड, ये एक तरह से नेशनलिस्ट सिंबल की फॉर्म में उन्होंने प्रेजेंट किए थे। क्या हुआ था, जो पोलैंड का पार्टीशन कर दिया था और पोलैंड का जो एक पार्ट था वो रशिया के अंडर आ गया था, रशिया और पर्शिया के अंडर आ गया था एक पार्ट उस टाइम पे। तो पोलैंड का जब पार्टीशन हुआ था, लेकिन वो लोग इंटरनली मतलब रशिया से नहीं जुड़े हुए थे और उन पे क्या किया गया था, उन पे मतलब उनको रिप्रेस किया गया था कि वो रशियन लैंग्वेज का यूज़ करें। इम्पोज़ कर दी गई थी उन पे, जो रशियन लैंग्वेज थी वो इम्पोज़ कर दी गई थी। और फिर क्या हुआ था, 1831 में एक रिबेलियन हुआ था वहाँ पर। जो लोग थे उन्होंने रशियन जो रूल था उसके अगेंस्ट एक रिबेलियन किया था, और जो रशिया ने क्या किया था उस टाइम पे, उसको क्रश कर दिया था, उसको दबा दिया था। लेकिन जो पोलैंड के जो बहुत मतलब जो हाई प्रोफाइल लोग थे वहाँ पर उस टाइम, उन्होंने मतलब उस चीज़ को नहीं माना था। जो रशियन लैंग्वेज उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई थी, एवरीवेयर वहाँ पे इम्पोज कर दी गई थी, तो वो लोग उस चीज़ को मतलब बेयर नहीं कर पाए थे और उन्होंने
क्या किया था, जो लैंग्वेज को एक वेपन की तरह यूज़ किया था। जो पोलैंड के लोग थे उन्होंने उनको, क्योंकि पोलैंड के लोगों को कहा गया था कि वो पोलिश लैंग्वेज यूज़ ना करें, लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेज को एक नेशनल जो वेपन्स होता है उसको मतलब हथियार के रूप में किया गया था, यूज़ किया था उन्होंने। और इससे क्या हुआ था, एज अ रिज़ल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिस्ट, इससे क्या हुआ था, बहुत सारे जो पेरिस्ट थे, वहाँ के जो पादरी वर्ग होता था, जो फादर्स होते थे, चर्चिज़ के जो होते थे, जो पर्सन होते थे, उनको साइबेरिया की जेल में डाल दिया गया था रशिया के द्वारा। रशियन जो आर्मी थी उसके द्वारा डाल दिया गया था, उनको पनिशमेंट दी गई थी, क्योंकि वो ज़बरदस्ती उनके ऊपर इम्पोज कर रहे थे रशियन लैंग्वेज को। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मतलब नहीं माना था, पनिशमेंट उन्होंने ली, उनको जेल में डाल दिया गया। रशियन डोमिनेंस को उन्होंने मतलब नहीं माना, इसके अगेंस्ट स्ट्रगल किया। और मतलब क्योंकि पोलैंड जो है वो इंटरनली रशिया से नहीं जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज थी उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी मतलब पोलैंड के कंटेक्स्ट में आपकी बुक में दी गई है। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो सिर्फ मेन इसमें यही दिया गया है कि जो नेशनल सेंटिमेंट्स होती हैं, जो राष्ट्रीय भावनाएं होती हैं, उनको फैलाने में साइंस, टेक्नोलॉजी, फैक्चुअल चीज़ें, इनका ही रोल नहीं होता, बल्कि जो फीलिंग्स होती है, लोगों की जो इमोशन होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसी को हम जो रोमांटिक इमेजिनेशन और जो नेशनल फीलिंग कहा गया है, जिसका कि छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में दिया गया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट टॉपिक है, जितना रोल इन सब चीज़ों ने प्ले किया है, उतना ही रोल उस टाइम यूरोप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। इसके बाद हम यूनिफिकेशन देखेंगे कि देश कैसे बने। छोटा सा एक टॉपिक और है बीच में, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, मतलब भूखमरी हो गई थी वहाँ पर, हार्डशिप मतलब लोगों की लाइफ बहुत टफ हो गई थी, तो इस वजह से कुछ रिवोल्ट हुए, कुछ रेवोल्यूशन हुए, जिसकी वजह से जो नेशन स्टेट है वो धीरे धीरे यूरोप में बिल्डअप हुए। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को अपनी बुक में से बिल्कुल थ्रोली रीड करना है, आपने बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड रीड करना है। अगर आपको उसके बाद भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप मेरे पर्सनल जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर पूछ सकते हैं। और जो भी आपको क्वेश्चन दिए हैं, मैंने अभी जितना भी आपको पढ़ाया जाता है मैं उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देती हूँ, तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए। जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, आप वो भी राइट कर सकते हो। अगर आपके पास आपकी हेल्प बुक है, एवरग्रीन हेल्प बुक है, उसमें वो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपको बेटर लगे आप उसमें से लिख सकते हो, और अगर आपको और ज़्यादा अच्छा लगे तो आप अपनी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें से भी पॉइंट बनाकर इन क्वेश्चंस को लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।